यूरोपियन हिस्ट्री जो रही है और अमेरिकन हिस्ट्री रही है उसको देखा पढ़ा, और उसमें से जो निचोड़ निकला वो अगले 1-1.5 घंटे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो यूरोप है इसके बारे में एक बात तो भौगोलिक रूप से मैं आपको बता दूं ताकि आगे आपको समझना बहुत आसान रहे कि यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जिसमें मैं अमेरिका को भी शामिल मानता हूं, क्योंकि अमेरिका यूरोप का ही एक्सटेंशन है। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे, या जानते होंगे तो अच्छा है, कि अमेरिका में कुछ भी अमेरिकन नहीं है, जो भी कुछ है वो यूरोपियन है। अमेरिका में रहने वाली जितनी भी जातियां हैं उनमें से मूल अमेरिकन एक भी नहीं है, सब यूरोपियन है। अमेरिका की जो मूल जाति कोई हुआ करती थी जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था, उनका तो सफाया कर दिया गया। आपको शायद मालूम है कि रेड इंडियंस की 14 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, उन सबको मार डाला गया। और आज मुश्किल से अमेरिका में 50,000 भी रेड इंडियंस नहीं होंगे, और जो हैं वो अमेरिका के मूल समाज में नहीं रहते, केंद्रीय समाज में नहीं रहते, अमेरिकी समाज से बिल्कुल बाहर रहते। आप अगर इनकी कल्पना करना चाहें तो ऐसे मान लें जैसे भारत में हम सब भारतवासी, हमने कुछ लोगों को अपने किनारे किया हुआ है, वो हमारे देश के वनवासी लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, जिनके बारे में ना हम खोज खबर रखते हैं, ना उनको हमारे बारे में कोई खोज खबर है। ऐसे ही अमेरिका में स्थिति है मूल अमेरिकनों की, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है। और ये जो कत्लेआम हुआ है अमेरिका में 14 करोड़ रेड इंडियंस को मारने का, ये 1-2 वर्ष में नहीं हुआ है, सैकड़ों वर्ष में हुआ है। आप जानते हैं कि अमेरिका की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक कोलंबस नाम का स्पेनिश व्यक्ति अमेरिका पहुंच गया सन 1492 में, और उसके बारे में दुनिया के इतिहासकार ये लिखने लगे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका कोलंबस के पहले से था। कोलंबस ने अमेरिका जाने वाले एक रास्ते को खोजा था। अमेरिका जाने के 20 रास्ते थे, उनमें से एक रास्ता उसने खोजा था, और संयोग से वो रास्ता ऐसा था कि उस पर पहले कोई गया नहीं था, तो वो कोलंबस के नाम हो गया। कोलंबस स्पेनिश था, उसके पीछे स्पेन की आर्मी भी आई थी, और कोलंबस उस जमाने का स्पेन का सबसे बड़ा गुंडा, माफिया, डॉन जो कहना हो कह सकते हैं, इस तरह का व्यक्ति था। जैसे हम दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते हैं, इसी तरह का व्यक्ति था कोलंबस। उसका मूल काम यह था लोगों को मारना पीटना और उनसे धन संपत्ति वसूल लेना। स्पेन की सरकार ने उसको एक चार्टर दिया था, एक अधिकार पत्र दिया था, और कहा था कि तुम जाओ और जो कुछ भी लूट कर ला सकते हो ले आओ, और उसमें से 25% हमें दे देना, बाकी तुम अपने लोगों में बांट लेना। तो लूट मार के उद्देश्य से वो निकला था, और उसने अमेरिका में भयंकर लूट मार की थी। लूट मार के साथ जो कुछ भी धन संपत्ति वो लेके आया, तो उससे स्पेन के लोगों को पता चला कि अमेरिका में बहुत धन और संपत्ति है। तो स्पेन के बाकी लोग उसके पीछे पीछे गए, और स्पेन के लोगों ने बहुत लंबे समय तक अमेरिका में कत्लेआम मचाया। जो मूल अमेरिकन थे उनको मार पीट के खत्म करने का शुरू किया। स्पेनिश लोगों ने जब भरपूर अमेरिका को लूट लिया, तो उसके पीछे पीछे थोड़े दिन के लिए पुर्तगाली पहुंच गए, फिर फ्रांसीसी पहुंच गए, अंत में ये अंग्रेज पहुंच गए। और अंग्रेजों ने आज का जो अमेरिका है, जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां इस समय 27 राज्य हैं, इसके लगभग 13 राज्यों को अंग्रेजों ने कई 100 साल तक लूटा, और लगभग आधे से ज्यादा अमेरिका पर इनका कब्जा रहा। पूरे अमेरिका पर तो ये कभी कब्जा नहीं कर पाए। तो उस अमेरिका पर लगभग 1492 से लेकर लगातार ये जो हमले हुए 1770, 1775 तक, उसके बाद अमेरिका आजाद हुआ। तो ये जो हमले हुए, इसमें अमेरिका का मूल चरित्र बदल गया। यूरोपियन नागरिकों का प्रभुत्व वहां हो गया, उन्होंने जाकर कब्जे कर लिए, कॉलोनीज बना लिया, और उन्हीं की जनसंख्या वहां पर बढ़ती चली गई। मूल अमेरिकन खत्म हो गए। अब आज जो अमेरिका में प्रभावशाली लोग माने जाते हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस के नाम से सारी दुनिया में जानी जाती हैं, इन कंपनियों के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं वो नॉन अमेरिकन हैं सबके सब। अगर आप किसी भी अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी का इतिहास खोजना शुरू करें, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट पामोलिव है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाने वाली है। जनरल मोटर्स है, जनरल इलेक्ट्रिक है, रेथियन कॉरपोरेशन है, आईबीएम है, ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाती है।
तो इन सबके शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो सब ज्यूज हैं, यहूदी हैं, और यहूदी सब नॉन अमेरिकन हैं। और बड़े हैरानी की बात है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा घृणा अगर किसी से की जाती है तो यहूदी हैं, लेकिन ये यहूदी अमेरिका के बिजनेस और इंडस्ट्री पर पूरे हावी हैं, उनके कंट्रोल में पूरी इंडस्ट्री है। इसी तरह अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वहां के जो और मंत्री वगैरह होते हैं, ये सभी नॉन अमेरिकन हैं और इनमें ज्यादातर यूरोपियंस हावी हैं। जॉर्ज बुश खुद नॉन अमेरिकन है, इनके पिता सीनियर जॉर्ज बुश नॉन अमेरिकन है। ये सब अमेरिका से बाहर के आए हुए लोग हैं। तो जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, उन्होंने आज अमेरिका में मुख्य ओहदा हासिल कर लिया है और मूल अमेरिकन तो कहीं वहां दिखाई नहीं देते हैं। शायद अमेरिका के कुछ जंगलों में आप घूमें तो आपको कुछ 2-4 रेड इंडियंस दिखाई दे जाएंगे, वो तो नहीं है। तो अमेरिका को मैं यूरोप का एक्सटेंशन ही मानता हूं, यूरोप का ही विस्तार है, और अमेरिकी संस्कृति यूरोपियन संस्कृति का ही विस्तार है, और अमेरिकी सभ्यता अपनी कुछ नहीं है, यूरोपियन सभ्यता ही है। और वहां के इतिहासकार और समाजशास्त्री भी ये मानते हैं कि अमेरिका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, यहां तो जो भी कुछ है वो यूरोप की ही है। तो जब भी मैं यूरोप कहूंगा तो आप ये मान ही लेना कि यूरोप के साथ में अमेरिका की भी बात कर रहा हूं। तो ये जो यूरोप की जो सभ्यता है, जो अमेरिका तक फैल गई है और अमेरिका से आगे कनाडा तक फैल गई है और अब धीरे धीरे लैटिन अमेरिका में भी फैलती चली जा रही है, इस सभ्यता की मूल मान्यता क्या है, कैसे ये सभ्यता आई है और कैसे ये दुनिया में फैल रही है। इस यूरोपीय सभ्यता की सबसे बड़ी जो संप्रदाय है इस समय, वो ईसाईयत है, क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी के साथ थोड़ा बहुत हिस्सा है वो यहूदियों का है। दो ही मूल संप्रदाय हैं यूरोप में और अमेरिका में, या तो आप ईसाई हैं या तो आप यहूदी हैं। ईसाइयों में फिर छोटे छोटे बंटवारे हैं दो, या तो आप कैथोलिक्स हैं या तो आप प्रोटेस्टेंट हैं। कैथोलिक्स को माना जाता है कि ज्यादा कट्टर हैं, प्रोटेस्टेंट को माना जाता है कि वो थोड़े उदारवादी हैं, लिबरल हैं। उसके बाद कैथोलिक्स के अंदर फिर कुछ जातियां हैं, डिवीजन है, जैसे कुछ सीरियन कैथोलिक्स हैं, कुछ नॉन सीरियन कैथोलिक्स हैं, फिर प्रोटेस्टेंट के अंदर। तो इस तरह का विभाजन होते होते वहां सैकड़ों उपजातियां बनी हैं, लेकिन मूल उनकी जो सभ्यता है वो ईसाईयत और यहूदी वाली है। लेकिन ये हैरानी की बात है जानना कि 2000 साल पहले पूरे यूरोप में ईसाई धर्म क्या है कोई जानता भी नहीं था। 2000 साल पहले मात्र, माने पिछले 2000 वर्षों में ये आया है। और पिछले 2000 वर्षों में ये जो ईसाईयत आई है, तो मन में प्रश्न आता है कि उससे पहले क्या था। तो उससे पहले यूरोप में ऐसा होता था कि छोटे छोटे समूह थे जिनकी अपनी अपनी छोटी छोटी जातियां थी, अपने अपने संप्रदाय थे, अपने अपने खान पान के तरीके थे, अपने अपने रीति रिवाज थे, अपने अपने देवी देवता थे, अपने अपने परंपराएं थी, अपनी अपनी मान्यताएं थी, छोटे छोटे समूह थे। ये जरूर है कि ये समूह आपस में लड़ा करते थे और एक दूसरे को कब्जा करने की कोशिश किया करते थे। जब कोई एक समूह निकलता था, दूसरे समूहों को मार पीट के कब्जा कर लेता था, तो ये माना जाता था कि जो समूह विजित है, माने जिसने जीत लिया है, अब उसी की संस्कृति और सभ्यता चलेगी, जो हार गया है उसको अपनी संस्कृति और सभ्यता छोड़ देनी पड़ेगी। ये वहां वर्षों वर्ष चला है और इसी में से एक साम्राज्य बन गया जिसको रोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, रोमन एम्पायर। और इसी तरह का एक दूसरा साम्राज्य वहां बना जिसको ग्रीक एम्पायर, ग्रीक साम्राज्य माना जाता है। ये दो महत्वपूर्ण साम्राज्य वहां बने यूरोप में, और ये बने वहां के स्थानीय लोगों के अपने अपने जाति समूहों को नष्ट करके, उनकी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करके तब रोमन एम्पायर बना। और माना यह जाता है कि ये रोमन एम्पायर जब बना तब से ईसाईयत का प्रचार शुरू हुआ और धीरे धीरे इस एम्पायर ने ईसाईयत को फैला दिया। और यूरोप में यह माना जाता है कि जो राजा है उसी का धर्म प्रजा को बस कबूल करना पड़ेगा। आप अगर राजा के मातहत हैं तो आप अपना कोई धर्म ऐसा अपनाएं जो राजा नहीं मानता तो वो नहीं चलेगा, तो प्रजा वही मानेगी जो राजा है। तो रोमन साम्राज्य के राजा ज्यादातर ईसाई होने लगे तो धीरे धीरे वो फैल गया और इसी तरह से ग्रीक साम्राज्य में भी हुआ।